जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की टीम ने करा दिया ऐसे लोगों का लाइव परेड जिन्हें मुर्दा बताकर चुनाव आयोग ने काट दिया था मतदाता सूची से नाम। सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया फैसला। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, अचानक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान किन लोगों की परेड राहुल की टीम ने करा दी जिससे पूरे कोर्ट रूम में हंगामा समझ गया। आखिर ऐसा क्या हुआ जिस तथ्य और तर्क को पेश किए जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में सन्नाटा सा पसर गया। आखिर सुप्रीम कोर्ट की लाइव सुनवाई के दौरान उस परेड के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किस तौर पर पलटा और क्या लिया फैसला, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। अंत तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मौजूदा वक्त के उहापोह, उठापटक, हल्ला बोल, विरोध, सब कुछ आपके सामने है। एसआईआर बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण के सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच दरअसल उठने ही वाली थी कि मैराथन सुनवाई के अंत में अचानक एक हाई लेवल ड्रामा देखने को मिला। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जिस वक्त सुनवाई चल रही थी और चुनाव आयोग लगातार अपने नजरिए से वहां पर बातें रख रहा था, इसी बीच में एक सेफोलॉजिस्ट हैं, चुनावी सेफोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव, उन लोगों को अदालत में पेश कर दिया जिन्हें मुर्दा बता करके उनका नाम चुनाव की लिस्ट से काट दिया गया था। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों उन लोगों को लेकर के अदालत पहुंच गए और बताया सुप्रीम कोर्ट में जजेस के सामने कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में इन लोगों को वृत्त घोषित कर दिया गया। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ से कहा कि इन्हें देखें, इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। क्या ये मृत प्रतीत होते हैं? देखिए इन्हें गौर से, जीवित हैं ये, सांसें चल रही हैं, चल करके आए सुप्रीम कोर्ट में। आधार कार्ड भी इनके साथ में, दूसरे दस्तावेज भी हैं। वो सारे दस्तावेज हैं जो चुनाव आयोग मांगता है वोटर लिस्ट में नाम रखने के लिए, मगर फिर भी इनका नाम गायब कर दिया गया। यह दरअसल एक इंटेंशन है भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह की सरकार और चुनाव आयोग की मिली भगत है, जिसके बुनियाद पर एसआईआर में क्या कुछ किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों कहा यह गया कि दरअसल ऐसे लोगों के नाम काटे गए जो विपक्षी प्रतीत होते हैं, विपक्षी वोटर्स लगते हैं, और फिर जिन लोगों को मौका दिया जाएगा नाम जुड़वाने का, उसमें ज्यादातर सत्ता पक्ष से जुड़े हुए वोटर्स होंगे। यानी कि नाम कटा तो विरोधी, और जब जो चुनाव आयोग कह रहा कि साहब प्रक्रिया है, अभी इस दस्तावेज दे सकते हैं, आपत्ति जता सकते हैं, उनका नाम आ सकता है, और ऐसे लोगों का नाम शामिल होगा, उसमें से 90% सत्ता पक्ष से जुड़े हुए वोटर होंगे। वो कहते हैं कि इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। अब चुनावी सेफोलॉजिस्ट ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों की परेड कराई, मुर्दा बताकर चुनाव आयोग ने जिनका नाम काटा था, चुनाव आयोग वहां पर बौखला गया। बौखलाहट ऐसी जिसमें ऐसी बातें करने लगा जिसका न कोई सिर न कोई पैर। मगर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसे विपक्ष बड़ी जीत मान रहा है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि अगला कदम उठाने से पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट के पास वापस आना पड़ेगा। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि साहब अभी आप मत रोकिए। कोर्ट ने कहा बाद में रोक दें तो ठीक है ना। मतलब कोर्ट की एक जो डायरेक्शन है वो स्पष्ट है कि अगला कदम यानी कि 1 अगस्त को जो इलेक्टोरल रोल, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश करने हैं, उससे पहले चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, तभी अगला कदम उठा पाएगा। तो मेरे हिसाब से तो इसी को स्टे कहते हैं, और स्टे क्या चीज होती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिख के कहा, और बार बार चुनाव आयोग के ऐतराज करने के बाद कहा कि नहीं, इसको तो हम लिखेंगे, कि हमारी दृष्टि में न्याय तभी होगा अगर आधार कार्ड, एपिक कार्ड और राशन कार्ड को भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। सुझाव के तौर पे लिखा, जैसा सुप्रीम कोर्ट की भाषा होती है, शराफत की भाषा होती है कि भैया शराफत से बोल रहे हैं, मान जाओ, नहीं तो ऑर्डर पास करना पड़ेगा। बिल्कुल स्पष्ट मुद्रा थी कोर्ट। इसलिए मैं समझता हूं कि आज इस संघर्ष को पहली सफलता मिली है। अभी ये गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया और वोट बंदी की प्रक्रिया रुकी नहीं है।
अपेक्षा भी नहीं थी, कोर्ट थोड़ी रोकेगा उसको, बीच रास्ते में कभी नहीं रोका जाता, लेकिन उस पर नकेल कस दी गई है। अब जो होगा सुप्रीम कोर्ट की निगाह के अंदर होगा, और हमें विश्वास करना चाहिए कि इससे वोटबंदी पर, लोगों का वोट का अधिकार छीनने पर अब ब्रेक लगेगी। मगर दोस्तों, बड़ा दिलचस्प था सुनना जो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में थथरी वाले अंदाज में बहकी सी बातें की। भारत के चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जो पेश हुए वकील, वरिष्ठ वकील हैं राकेश द्विवेदी जी कहते हैं कि ड्रामा टीवी स्टूडियो में चल सकता है, यहां पर नहीं। अब दोस्तों, जिस सच्चाई को चुनाव आयोग के जरिए जो कुछ किया जा रहा है, पेश किया गया, तो उसे ड्रामा बताया जा रहा है, और जो ड्रामा चल रहा है उसे हकीकत बना करके पेश किया जा रहा है। अब आप सोचिए कि जिस लाइव परेड में चुनाव आयोग इसे ड्रामा बता रहा था, वो असली और आखिरी सच था। सुप्रीम कोर्ट के सामने ही उन्होंने जिंदा लोगों की परेड कराई, जिन्हें मरा हुआ बताकर उनके नाम को काट दिया गया था। हालांकि जब दबाव ज्यादा बना तो चुनाव आयोग ने कहा कि जिनके नाम किसी गलती से कटें, उचित उपलब्ध माध्यमों और नियमों के अनुसार उपलब्ध कराए गए उपायों के माध्यम से मतदाता सूची में पुनः शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, जहां पर चोरी पकड़ी जाए वहां पर आपने एक चोर दरवाजा खोल रखा है, जिसमें खुद को आप सही साबित करते हुए उस पूरी इंटेंशन को जस्टिफाई करने लग जाए। इस बीच सुनवाई के दौरान जब वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को याद दिलाया कि 65 लाख वोटों के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं, हटा दिया गया, जस्टिस सूर्यकांत ने उनसे कहा कि आपको चुनाव आयोग की इस बात से सहमत होना चाहिए कि यह अभी केवल एक ड्राफ्ट सूची है, इसलिए कभी मृतकों को जीवित दिखाया जा सकता है। दोस्तों, यहां पर मुझे एक संशय है और शंका है, क्या एसआईआर की स्थिति वही होने वाली है जैसा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मोदी शाह की सरकार ने हटा करके अपना फैसला लिया, और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, अभी तक सुनवाई नहीं है। सुनवाई हो भी रही है तो कैसे आप देखते हैं? क्या ये वक्फ वाली स्थिति जैसी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है? क्या ये अयोध्या वाली स्थिति की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है? आखिर ये किस तरफ जा रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रुख फिलहाल तो ये दिखा रहा है। अब इसके लिए उपलब्ध उपायों की बात कर रहा है। पीड़ित आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, वो कहते हैं अभी भी समय है, ये फाइनल सूची नहीं। मतलब दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, उन्हें वापस भेज दिया। जस्टिस बागची ने जिंदा लोगों के नाम काटे जाने पर जो कहा वो तो और आंखें खोलने वाला है। वो कहते हैं कि यह अनजाने में हुई प्रक्रियात्मक त्रुटि का परिणाम हो सकता है। गजब हैं आप माय लॉर्ड, अनजाने में हुई प्रतिक्रियात्मक त्रुटि का परिणाम हो सकता है। गजब अंदाज है माय लॉर्ड का, जिसे ठीक किया जा सकता है, ये तो हम भी जानते हैं माय लॉर्ड। मतलब ये कि एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई भी फैसला नहीं देने जा रहा है जिसकी उम्मीद विपक्ष या बिहार की जनता कर रही है। दोस्तों, आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर ऐसी टिप्पणियां अनुचित लगती हैं, मुझे भी। मैंने भी अपने करियर में करीब 2 से 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट को कवर किया है। हमने देखा है उसमें 2G स्पेक्ट्रम जो देश का सबसे बड़ा कथित तौर पर घोटाला बताया गया था, उसकी हर हेरिंग को मैंने मौजूद रहकर कोर्टरूम में कवर किया, देखा है प्रक्रिया को, और फिर मोदी सरकार में भी देखा है। मगर दोस्तों, अब और हमने वो स्थिति भी देखी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने कवर की है जिसमें इसी सुप्रीम कोर्ट के 4 जस्टिस बाहर आकर के कहते हैं कि साहब, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, डेमोक्रेसी खतरे में है। पहली बार हुआ था आज़ाद देश के, और उन्हीं में से बाद में जब वो लोग चीफ जस्टिस बनाए गए थे इसी मोदी शाह की सरकार में, कैसे उनके फैसले आए और कैसे उनको नाम दिया गया। ये स्थितियां हैं माय लॉर्ड, क्या कहें इस पर। क्योंकि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की सारी गलतियों को मोटे तौर पर विश्वास की कमी का मुद्दा बताते हुए कहता है कि मतदाता सूची में नागरिकों और गैर नागरिकों का नाम शामिल करना चुनाव आयोग का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि किसी जीवित व्यक्ति को मृत या मृत व्यक्ति को जीवित घोषित करने में अनजाने में हुई किसी भी त्रुटि को सुधारा जा सकता है। तो फिर आपके पास आने की जरूरत क्या थी माय लॉर्ड? जब आप ही कह दे रहे हैं कि यह गलती अनजाने में हुई तो मामला ही खत्म है। फिर तो चुनाव आयोग ने
कथित तौर पर जो आरोप लगे चुनाव आयोग के ऊपर, मोदी शाह की सरकार की मिलीभगत के ऊपर, उसमें तो चोर दरवाजे तो पैसे पहले ही खोले गए कि जब सवाल उठेंगे तो बचना कैसे है। और फिर अगर कोई ये कहता है कि साहब आपने माय लॉर्ड एक चोर दरवाजा उनको और मुहैया करा दिया, तो फिर क्या गलत है इसमें। अब चुनाव आयोग के इस निर्णय पर सहमति जताई सुप्रीम कोर्ट ने कि आधार और मतदाता पत्र को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये कोई नई बात नहीं माय लॉर्ड जो आप कह रहे हैं, ये तो पहले से ही है कि आधार को नागरिकता के दस्तावेज के तौर पर नहीं माना जाता है, पहले से है माय लॉर्ड। आपने कोई नई बात नहीं बताई है। आधार तो महज बनाया गया था सब्सिडाइज जो व्यवस्था है, जो सहायता है सरकार की, उसको हासिल करने के लिए, आम गरीब जनता के लिए। खैर, अब इसके समर्थन में अन्य दस्तावेज होने चाहिए, ये तो चुनाव आयोग भी कह रहा है। वहां पर सीनियर वकील सिंघवी हैं, अभिषेक मनु सिंघवी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को नागरिकता के निर्णायक सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसे सत्यापित करना होगा। इस पर सिंघवी ने आरोप लगाते हुए कहा कि 5 करोड़ लोगों की नागरिकता पर संदेह नहीं किया जा सकता। मामले पर सुनवाई चल रही है फिलहाल। जाहिर तौर पर आप पूरी चुनावी प्रक्रिया के लिए, मतदान की प्रक्रिया, मतदान सूची वाली प्रक्रिया को गलत साबित करके कह रहे हैं कि जिसका सही है, जिसका गलत है, हर कोई दे अपना अपना दस्तावेज। यह काम तो था गृह मंत्रालय का, सरकार का काम था कि दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होता, किसने सही आधार बनवाया, किसने गलत बनवाया, पेनाल्टी लगवाते। उत्तर प्रदेश, दोस्तों आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश में करीब 1-2 साल पहले एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें कहा गया कि जिन लोगों के राशन कार्ड हैं और जो लोग फ्री में राशन ले रहे हैं और जिनके पास में 4 पहिया गाड़ी है, ट्रैक्टर या इस किस्म की चीज़ें हैं, उनका राशन कार्ड तो निरस्त होगा ही, प्लस उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। लोगों ने धड़ाधड़ अपने राशन कार्ड वापस करने शुरू कर दिए थे जिनके पास में था, जो उस दायरे में नहीं आते थे। ऐसी कोई प्रक्रिया करा करके चुनाव आयोग या केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय गलत फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इस किस्म की चीज़ों को वेरिफिकेशन कर सकता था। और कौन बनाता है? एजेंसियां किसकी हैं? सरकार ही के तो दायरे में आती हैं। कैसे बन गए इतने सारे गलत आधार कार्ड जिसमें बायोमेट्रिक भी लगता है, जिसमें आंखों की पुतलियों का स्कैन भी होता है, फिंगरप्रिंट्स होती है, फिर गलत कैसे बन जाते हैं? तो गलती आपकी, सुधारना आपका। चुनाव आयोग उन गलतियों को सुधारने के बाद अपनी लिस्ट सीधी करेगा, लेकिन चुनाव आयोग जनता से कहे ना 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 ना, आप गलत हैं, आप बताइए कि हम सही हैं। इस बीच 213 अगस्त को जारी सुनवाई में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलों में सुप्रीम कोर्ट के लाल बाबू फैसले का भी जिक्र किया। अब से थोड़ी देर पहले पिछले चुनाव में मतदान कर चुके मतदाताओं को सूची से बाहर करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। जिन मामलों में नागरिकता को लेकर के संदेह है, वहां ईआरओ फैसला लेने से पहले गृह मंत्रालय सहित संबंधित प्राधिकारियों से परामर्श कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ईआरओ अभी भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है तो उसे पहले सुप्रीम कोर्ट के लाल बाबू मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का संदर्भ लेना तो चाहिए। असम में नागरिकता से संबंधित विवाद मामले पर निर्णय लेने के विदेशी ट्रिब्यूनल है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर सिविल कोर्ट को इस मामले में अधिकार नहीं है। दोस्तों, सुनवाई में जस्टिस बागची ने सिंघवी से कहा कि दस्तावेजों की संख्या का मुद्दा वास्तव में मतदाताओं के अनुकूल है, उनके खिलाफ नहीं है। उन दस्तावेजों की संख्या पर गौर करें जिनमें आप नागरिकता साबित कर सकते हैं। जब सिंघवी आधार, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र स्वीकार न किए जाने की शिकायत करते रहे तो जस्टिस जयमाल बागची कहते हैं, हम आधार के बारे में आपके बहिष्करण संबंधी तर्कों को समझते हैं, लेकिन देखिए चुनाव आयोग पहचान पत्र के लिए दस्तावेजों की संख्या बढ़ा रहा है। ये तो ऐसा हुआ, अभी तक तो हमने देखा था कि साहब चुनाव आयोग जो कह रहा है, जो कर रहा है, उसकी बैकिंग, उसकी बैटिंग बीजेपी के नफरती चिंटू प्रवक्ता करते दिखाई दे रहे थे। मगर हमने पहली बार सुप्रीम कोर्ट में देखा कि उन चीज़ों को सही ठहराया जा रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट पे सवाल तो नहीं उठा रहा, मगर ये इत्तफाक ही है। जबकि संक्षिप्त संशोधन के दौरान पहचान साबित करने के लिए केवल 7 दस्तावेजों की अनुमति थी, कोर्ट कहता है अब इसे बढ़ा करके 11 कर दिया गया। ये मतदाता हितैषी है, बहिष्करणकारी नहीं है। उन दस्तावेजों की संख्या पर गौर कीजिए जिनके आधार पर आप नागरिकता साबित कर सकते हैं। लेकिन यह भी तो कंट्राडिक्शन है। इन दस्तावेजों के आधार पर आप नागरिकता साबित कर सकते हैं, लेकिन जो ये दस्तावेज जिस आधार पर
जिस आधार कार्ड के आधार पर बनते हैं उसे आप खारिज कर रहे हैं। खैर, जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि अगर चुनाव आयोग ने सभी 11 दस्तावेजों पर जोर दिया होता तो यह मतदाता विरोधी होता, लेकिन अगर कोई एक दस्तावेज मांगा जाता है तो यह मतदाता हितैषी है। सबसे बड़ी अदालत का कहना है कि चुनाव आयोग ने पहचान पत्र के दस्तावेजों की संख्या में वृद्धि ही की है। आधार को लेकर याचिकाकर्ताओं की मांग हो सकती है, लेकिन समरी रिवीजन में जहां 7 दस्तावेज मांगे थे, एसआईआर में 11 मांगे। अगर चुनाव आयोग कहता है कि सभी 11 दस्तावेज देना जरूरी है, उस स्थिति में इस एसआईआर को मतदाताओं के खिलाफ कहते, लेकिन यहां पर सिर्फ एक मांगा जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले आपको बताएं 12 अगस्त को क्या हुआ था। इस मामले में सुनवाई के दौरान दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी थी। पहले दिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां भी की थी। कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग सही कह रहा है, आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा ये किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है। आधार एक्ट की धारा 9 ऐसा कहती है। इस दौरान चुनाव आयोग ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से कहा कि नियमों के अनुसार चुनाव आयोग को शामिल न किए गए लोगों की अलग सूची तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। नियम के अनुसार चुनाव आयोग को किसी को शामिल न किए जाने का कारण प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं। ऐसी किसी भी सूची को अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता जिन लोगों को शामिल नहीं किया गया। गजब है, वो सभी इसके उपायों का सहारा ले सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि उसके पास ऐसा करने का अधिकार है। उसके पास यह निर्धारित करने का संवैधानिक कर्तव्य और अधिकार है कि मतदाताओं द्वारा नागरिकता की आवश्यकता पूरी की गई है या नहीं। लेकिन मतदाता के रूप में आयोग ठहराए जाने के कारण किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त नहीं हो जाती। तो आप एहसान कर रहे हैं ये बता करके, ये तो नागरिक जानता है, ये तो पब्लिक डोमेन में है। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को लेकर के कोई बड़ा फैसला दे सकता है। लेकिन उससे पहले हमने आपको शुरू में सुनवाया सेफोलॉजिस्ट का बयान कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, दरअसल शुरुआत में ही विपक्ष के लिए एक तरीके की जीत है। मगर अब तक की हुई सुनवाई के हिसाब से, जजों की टिप्पणियों के हिसाब से लग तो ऐसा रहा है कि इस मामले पर वैसा ही गोलमोल होने की दिशा दिख रही है जैसे कि पहले के मामले में हमने देखा है, जैसे मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति वाला मामला, वर्शिप एक्ट 1991 का, अयोध्या का, रफेल का, जो कुछ हो रहा वक्फ के साथ, उस पर भी जो चीज़ें लंबित हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप क्या कहेंगे दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।